71 साल के हुए मनोहर की मनोहर से मुलाकात 4 अक्टूबर 2014 का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की पहली रैली की। मंच पर पीएम मोदी के साथ पहली बार चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल खट्टर भी थे। 19 अक्टूबर को वोट गिने गए। बीजेपी ने 47 सीटें जीतीं। मनोहर लाल भी करीब 63,000 वोट से जीतकर पहली बार विधायक बने। अब सीएम चुनने की बारी थी। मीडिया में कई नामों की चर्चा थी। 3 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। भाजपा आलाकमान की ओर से भेजे गए ओन ऑब्जर्वर वेंकैया नायडू ने दिल्ली से संदेश के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे किया। यह नाम सुनकर सभी चौंक गए। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। 9.5 साल इस पद पर रहकर उन्होंने हरियाणा का ऐसा विकास का मनोहर मॉडल तैयार किया जिसका अनुसरण आज देश की अन्य राज्य सरकारें कर रही हैं। आज यही शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री के तौर पर विकास एक और अध्याय लिखती जा रही हैं। 5 मई 2025 को राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके मनोहर लाल अपने जीवन की 71 साल की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आइए उस मनोहर लाल से मुलाकात करते हैं जिनका राजनीति से दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन जीवन में एक के बाद एक हुए घटनाक्रम ने उनके जीवन को राजनीति की गौरवशाली यात्रा में बदल दिया। छात्र जीवन में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वे एक रिश्तेदार के पास दिल्ली चले आए थे। रिश्तेदार की दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान थी। रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक नंबर से चूक गए, दाखिला नहीं हो पाया। इसके बाद एम्स और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इनका एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं हो सका। एक परिचित उन्हें गोवा में डोनेशन पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला रहे थे। 30,000 रुपए डोनेशन लग रहा था। जब घर में डोनेशन की बात बताई तो सबने मना कर दिया। पिताजी का कहना था कि इतने पैसे में तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। मनोहर लाल जी खुद बताते हैं कि इसके बाद मैंने पिताजी से 15,000 रुपए लेकर दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोली। साथ ही पढ़ाई जारी रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और 1977 में संघ से जुड़ गए। बाद में वे संघ के फुल टाइम प्रचारक बन गए। एक इंटरव्यू में मनोहर लाल जी बताते हैं, जब मैं प्रचारक बना तो घर वालों को लगता था कि 3 साल बाद लौट आएगा। 3 साल पूरा होने के बाद पिताजी ने अक्सर कहना शुरू कर दिया कि अब घर लौट आओ, लेकिन मैं हर बार मना कर देता। मैं भाई बहनों में बड़ा था तो शादी का दबाव भी मेरे ऊपर बढ़ रहा था। फिर मैंने पिता से जिद करके छोटे भाई की शादी करा दी। मुझे लगा कि अब पिताजी समझ जाएंगे कि वो लौटना नहीं चाहता, लेकिन वे लगातार लौटने के लिए कहते रहे। एक दिन मैंने कठोर मन से पिताजी से कहा दिया कि आपके 5 बेटे हैं, क्या आप ये नहीं सोच सकते कि आपके 5 नहीं 4 ही बेटे हैं? पिताजी ने कहा कि ठीक है, आज के बाद मैं तुझे वापस आने के लिए नहीं कहूंगा। 1994 में मनोहर लाल को संघ से भाजपा में संगठन महामंत्री बनाया गया। 2 साल बाद 1996 में नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात मनोहर लाल से हुई, जिसकी मित्रता ने आगे चलकर देश प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को एक सभा में बताया था कि वे मनोहर लाल की बाइक पर पीछे बैठकर घूमते थे। अगले ही दिन हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हो गया। इस शख्सियत ने बिना एक पल सोचे हरियाणा की जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जिसके स्वरूप में आत्मनिर्भर विकसित भारत की छवि हर लिहाज से विश्व पटल पर सुदृढ़ता के साथ कदम ताल करती नजर आ रही है। आइए अब बताते हैं कैसे हरियाणा आज भी देश में विकास का मॉडल बना हुआ है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में मनोहर लाल की पोर्टल व्यवस्था और नो पर्ची नो खर्ची से नौकरी देने की कार्यप्रणाली को खत्म करने का दावा किया, जो उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। हरियाणा में
1.5 लाख से ज्यादा ऐसे युवाओं को नौकरी मिली जिसमें अधिकांश बेहद ही जरूरतमंद परिवार से संबंध रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में नो खर्ची नो पर्ची के मनोहर सिस्टम की जमकर सराहना की। इसलिए इस नेता को राजनीति का संत कहा जाता है। देश की राजनीति ने उन्हें पूरी तरह से संत कहना उस समय शुरू कर दिया जब उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर गीता की दिव्य अलौकिकता को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए विश्व पटल पर पहुंचा दिया, जो आज विश्व भर में प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और अपना निजी आवास सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए दान करके राजनीति के मूल्यों को कमल की तरह खिला दिया। बात यही खत्म नहीं होती है। प्रयागराज में महाकुंभ के यमुना तट के एरेल घाट पर भजन संध्या में अपनी मनोहर आवाज से भक्ति की ऐसी गंगा बहाई कि सभी कुछ समय के लिए उसमें डूबते चले गए। इस तरह उनका यह व्यक्तित्व आज के राजनेताओं के लिए उस आईने की तरह है जो यह महसूस करा है, आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है।